है जेआरबी सॉल्यूशंस में। काफी लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो जेआरबी सॉल्यूशंस को जानते होंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो जेआरबी सॉल्यूशंस को नहीं जानते। देखो, तो जेआरबी सॉल्यूशन एक फर्म है जिन्होंने सोचा कि जो भी मिडिल क्लास फैमिली के स्टूडेंट्स हैं जिनको सीखना होता है स्टॉक मार्केट और वो सीख नहीं पा रहे, बिकॉज ऑफ क्यों? बिकॉज फाइनेंशियल कंडीशन, मतलब काफी ज्यादा फीस चार्ज की जाती है। इफ अगर आप बाहर कहीं पे जाते हो स्टॉक मार्केट सीखने के लिए तो काफी ज्यादा आपसे फीस चार्ज की जाती है। 10,000, 20,000, 30,000, 40,000। तो जेआरबी सॉल्यूशंस ने सोचा कि जो भी फीस चार्ज की जा रही है उसको पूरा जीरो करके हम फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को सिखाएंगे स्टॉक मार्केट के बारे में, बेसिक से लेके एडवांस तक हर एक चीज। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि हम बेसिक सिखा रहे और ट्रेड्स एग्जीक्यूट करना या फिर फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस ये चीज नहीं सिखा रहे। आपको हर एक चीज सिखाई जाएगी, बेसिक से लेके एडवांस तक हर एक चीज, जिससे आप जिसको आप यूज करके मार्केट से अच्छा खासा रिटर्न्स या फिर इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो पहले से जानते हैं कि स्टॉक मार्केट है क्या और उसमें किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है? कितने से लोग हैं जो जानते हैं कि किस तरीके से की जाती है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट क्या होता है? सचिन जी, आप जानते हो? इंजमान जी, आप? नीतीश जी, कोई जानता है यहाँ से बेसिक्स? नो सर। ओके, ठीक है, आप नहीं जानते। सचिन जी, आप? नीतीश जी, आप जानते हो? तो हम ना बेसिक से लेके एडवांस तक हर एक चीज सीखने वाले हैं, मतलब एनएससी बीएससी से लेके किस तरीके से ऑर्डर पंच किए जाते हैं, किस तरीके से आप मार्केट में ट्रेड्स बाय करोगे और किस तरीके से ऑप्शन फ्यूचर्स, हर एक टर्म हम सीखेंगे। ठीक है। तो आप टोटल 2 वीक्स मेरे साथ होंगे, जिसमें फर्स्ट वीक हम ना प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल मतलब क्या? प्रैक्टिकल मतलब हम थ्योरेटिकल हर एक चीज सीखेंगे, प्रैक्टिकली मैं आपको हर एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, गाइड करूंगा कि किस तरीके से एग्जीक्यूट करना होता है ट्रेड, बेसिक्स एडवांस हर एक चीज। और जो सेकंड वीक होगा उसमें आप प्रैक्टिकली करोगे, मतलब जो चीज आप सीखोगे फर्स्ट वीक में उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे। इफ अगर उसमें कुछ दिक्कत आ रही है आपको ट्रेड करने में या फिर आपको प्रैक्टिकली चीजें करने में, टेक्निकल एनालिसिस को चार्ट में लगाने में या फिर किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करने में आपको अगर दिक्कत आती है तो आप वहां पे मेरे साथ 1 to 1 बात करोगे और जो भी आपके डाउट्स होंगे हम वहां पे सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो जैसे ही आपके 2 वीक्स कंप्लीट हो जाते हैं तो आप आपके कोऑर्डिनेटर के साथ बात करके आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है जेआरबी सॉल्यूशंस के थ्रू। इफ अगर आप फाइनेंस में आगे जाते हो तो या फिर स्टॉक मार्केट में अगर आपका करियर बनाना चाहते हो तो थोड़ा सा आपको वो भी यूजफुल रहेगा। ठीक है। तो मेरे बारे में आपको शॉर्टली इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम तन्मय भोसले है और मैं प्रॉपर महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहा हूँ। पिछले 1.5 साल से मैं लोगों को सिखा रहा हूँ किस तरीके से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग की जाती है और इन्वेस्टमेंट किस तरीके से आप स्टॉक मार्केट में करोगे। काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि सीखे गए जेआरबी सॉल्यूशंस के साथ और आज भी जेआरबी सॉल्यूशंस के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि आज भी ट्रेड कर रहे हैं। इफ अगर आज भी उनको कुछ दिक्कत आती है तो भी हम उनको हेल्प आउट करते हैं। तो डेफिनेटली आपको भी हेल्प की जाएगी जेआरबी सॉल्यूशंस के थ्रू। इन फ्यूचर आप कभी भी ट्रेड करते हो या फिर इन्वेस्टमेंट करते हो तो। ठीक है। तो लेक्चर स्टार्ट करेंगे आज का डे 1। एवरीवन, आप माइक ऑन करके बोल सकते हो, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई भी नहीं सोचेगा कि माइक ऑन करके कैसे पूछूं, नहीं समझ आया तो कैसे पूछूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, आप इनिशियल डेज में हो तो काफी चीजें, इवन मैं भी जब इनिशियल डेज में था तो मुझे भी समझ नहीं आती थी, है ना? तो आप डरना मत, जो भी रहेगा आप बिंदास पूछ सकते हो यहाँ पे। ठीक है। तो आज का बिल्कुल सर, लेक्चर बिल्कुल। स्टार्ट। हाँ, बोलो बोलो इंजमान जी, क्या बोल रहे बिल्कुल थे आप? सर, कभी भी कोई क्वेश्चन होगा मैं एनी टाइम पूछ सकता हूँ सर। डेफिनेटली डेफिनेटली, आप डायरेक्टली माइक ऑन करके मुझे पूछ सकते हो। ठीक है। तो चलो हम स्क्रीन पे चलते हैं। सभी लोगों को स्क्रीन विजिबल हो रही है कि नहीं बता देना बस। सभी लोगों को स्क्रीन विजिबल हो रही है मेरी? नोटपैड सभी लोगों को विजिबल है? एवरीवन, माइक ऑन करके आप बोल सकते हो, क्योंकि मुझे पता भी चलना चाहिए कि मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है, नहीं दिख रही है या फिर नहीं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, मैं आपको आज अपना डे 1 है। देखो, फर्स्ट ना मैं आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर आउट कर देना चाहता हूँ। देखो, स्टॉक मार्केट जो है ना वो कोई क्विक रिस्क नहीं है।
क्विक रिस्क नहीं है। मतलब लोगों को क्या लगता है, हम स्टॉक मार्केट में आ गए, हम दो चार चीजें सीख लिए, हम फंडामेंटल एनालिसिस सीखे, हम टेक्निकल एनालिसिस सीखे, उसके बाद थोड़े चार्ट पैटर्न्स पता है और रिस्क मैनेजमेंट के कुछ पॉइंट्स पता है, तो हम मार्केट से अभी इतना पैसा कमाएंगे कि अंधा पैसा कमाएंगे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब इनिशियल डेज में होते हैं तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। इफ अगर आप मार्केट को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हो, मार्केट के बिहेवियर को समझ लेते हो, टेक्निकल फंडामेंटल अच्छी तरीके से समझ लेते हो, तो मार्केट से प्रॉफिट निकालना इतना भी मुश्किल नहीं है। बहुत आसान है मार्केट से प्रॉफिट निकालना। बट ये कोई क्विक स्कीम नहीं है कि आप यहाँ पे आ गए, दो चार चीजें सीखे और सीधा लाखों करोड़ों कमा लिए। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना आप। बट आप हर एक चीज अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करो, सीखो, समझो, उसको प्रैक्टिस करो वो हर एक चीज को। उसके बाद डेफिनेटली आप मार्केट से अच्छा रिटर्न जो है वो जनरेट कर पाओगे, ठीक है। तो मार्केट में ना दो चीजें होती है जो कि आपको सीखनी होती है। फर्स्ट होता है फंडामेंटल एनालिसिस और सेकंड होता है टेक्निकल एनालिसिस। ये दो चीजें हैं जो आपको क्या करनी होती है, सीखनी होती है। तो फंडामेंटल एनालिसिस में आप क्या सीखते हो? फंडामेंटल एनालिसिस में आप कंपनी का स्टडी करते हो। मतलब क्या? कंपनी के P&L शीट्स, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स, उसके बाद कंपनी का सेल्स, कंपनी का ग्रोथ रेट क्या है कंपनी का, उसके बाद कंपनी का कैश फ्लो क्या है, कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रही है, कंपनी के एसेट्स, लायबिलिटीज, कंपनी के आगे के प्रोजेक्ट्स, इन सारे चीजों का आप स्टडी करते हो। किसमें? फंडामेंटल एनालिसिस में। और आप प्रिडिक्ट करते हो कि इन फ्यूचर कंपनी क्या करेगी, आगे बढ़ेगी कंपनी या फिर डाउन चली जाएगी। क्या करते हो आप फंडामेंटल एनालिसिस में? कंपनी का जो डाटा होता है उसका स्टडी करते हो। और जो टेक्निकल एनालिसिस होता है, आपने देखे होंगे मार्केट में ना कंटिन्यूसली चार्ट्स वगैरह बनते होंगे, आपने ये ब्लू ग्रीन कलर की कैंडल्स होती है मार्केट में, आपने इनको तो देखा ही होगा कभी ना कभी। इफ अगर आप स्टॉक मार्केट का नाम भी अगर सुने होंगे तो आप यहाँ पे आए हो, मतलब आपने ये कैंडल्स तो कहीं ना कहीं पे देखी होंगी। कुछ ग्रीन कलर की कैंडल्स होती है, कुछ रेड कलर की कैंडल्स होती है। यस सर। हाँ, तो उसको आप एनालाइज करते हो किसमें? टेक्निकल एनालिसिस में। और इसको एनालाइज करके आप मार्केट को प्रिडिक्ट करते हो कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? टेक्निकल एनालिसिस। तो इसमें भी काफी चीजें होती है, जैसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, उसके बाद कुछ चार्ट पैटर्न्स होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं आपको जो देखने पड़ते हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है। उसके बाद ब्रेकआउट्स होते हैं, ब्रेकडाउन्स होते हैं, काफी चीजें और भी होती है जो कि आपको क्या करनी होती है, देखनी होती है। और ये दोनों चीजें मार्केट का बेस है, क्या? फंडामेंटल और टेक्निकल। इसी के ऊपर ही आप इसका ही स्टडी करके आप मार्केट से रिटर्न जनरेट कर पाओगे, ठीक है। इसी को देख के ही आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेड कर पाओगे। उसके बाद चीजें आती है फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, म्यूचुअल फंड्स, SIPs वगैरह, वो बात की चीजें हैं, ठीक है। तो चलो लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं हम। देखो पहले तो आप मुझे ये बताओ, आपको पता है कि शेयर मार्केट होता क्या है और शेयर मार्केट रन किस तरीके से होता है? चलो तो मैं पहले आपको वो चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्चुअल में शेयर मार्केट है क्या और वो रन किस तरीके से हो रहा है। देखो, शेयर मतलब क्या? यहाँ पे ना ए पर्सन है जिसकी ना खुद की बिजनेस है, खुद का कुछ भी बिजनेस हो सकता है, कुछ भी XYZ उसका बिजनेस है। ए पर्सन है और उसकी कंपनी है, मान के चलो इसकी कंपनी है, और इस कंपनी को, ए पर्सन को ग्रो करना है। अभी किसी भी बिजनेस को, किसी भी कंपनी को अगर ग्रो करना होगा तो उसके लिए क्या चीजें लगेगी? दो चीजें लगेगी। फर्स्ट होगा अच्छा बिजनेस होना चाहिए, और सेकंड लगेगा कैपिटल। फर्स्ट अच्छा बिजनेस होना चाहिए और सेकंड क्या लगेगा? कैपिटल। देखो, अगर ए पर्सन कंपनी को ग्रो करना चाह रहा है मतलब उसके पास बिजनेस तो अच्छा ही होगा, तो सेकंड चीज उसको क्या लगेगी? कैपिटल। देखो, अभी ए पर्सन है मतलब एक कंपनी है जिसको ग्रो करने के लिए अगर कैपिटल की नीड है, तो उसके पास, जो ए पर्सन है उसके पास दो चार ही सोर्स होते हैं। थ्री सोर्स है इसको कैपिटल बनाने के लिए। एक तो फ्रेंड्स, या फिर फैमिली, या फिर बैंक। ये तीन ही सोर्स है ना ए पर्सन के पास बिजनेस को ग्रो करने के लिए। किसी फ्रेंड से पैसा लिया जाए, या फिर कंपनी फैमिली से लिया जाए, या फिर बैंक से लिया जाए। आपको क्या लगता है, कोई भी फ्रेंड या फिर फैमिली ए पर्सन को बिजनेस बनाने के लिए पैसा दे पाएगी क्या? मान के चलो अभी ए पर्सन है जिसको बिजनेस बनाने के लिए अप्रोक्स 100 करोड़ की नीड है, 100 CR की नीड है, 100 करोड़ की। तो फ्रेंड और फैमिली दे पाएंगे? ऑफ कोर्स नहीं दे पाएंगे। इफ पॉसिबल होता भी है तो भी ए पर्सन ले पाएगा क्या इतना बड़ा अमाउंट? डेफिनेटली नहीं। बट बैंक दे पाएगी, यस बैंक देगी पैसा। बट बैंक क्या बोलेगी, आपको ना इंटरेस्ट करना होगा 13% का।
बैंक क्या लेगी ए पर्सन से? इंटरेस्ट। तो ए पर्सन बैंक को 13% इंटरेस्ट देने के लिए कैपेबल होगा क्या? उसको पता है क्या इन फ्यूचर मेरी कंपनी ग्रो होगी नहीं होगी? पता है क्या? नहीं। बस उसको बिजनेस बढ़ाना है, अभी तो सेल्स अच्छा है, बट फ्यूचर्स को उसको प्रिडिक्ट कर पाएगा फ्यूचर्स को? डेफिनेटली नहीं। तो ए पर्सन क्या करता है, बैंक के पास भी नहीं जाता, सीधा चला आता है शेयर मार्केट में, और 100% अपने कंपनी का जो स्टेक है, 100% जो भी उसके पास स्टेक है कंपनी का, मतलब 100% की ओनरशिप है ना उसके पास, तो उस 100% ओनरशिप को थोड़ा सा बेच देता है, चलो 20%। 20% क्या करता है, पब्लिकली बेच देता है। पब्लिकली क्या कर देता है, बेच देता है। अगर बेच देगा तो क्या होगा, 20% की ओनरशिप, मतलब जो भी 20% की, 100% की उसके पास ओनरशिप है, उसकी 20% की ओनरशिप वो बेच देता है। मतलब जो भी उस कंपनी के शेयर्स परचेस करेगा, 1%, 2%, 3%, वो भी क्या बन जाएगा, उस कंपनी का पार्टली ओनर, है ना? मतलब 1% की भी अगर ओनरशिप होगी तो भी वो क्या बन जाएगा, ओनर। अभी 100 करोड़ की नीड है, तो ये आता किसके पास है, पब्लिकली बेचना है, तो आएगा आएगा किसके पास, स्टॉक मार्केट के पास। किसके पास? स्टॉक मार्केट के पास। स्टॉक मार्केट मतलब कौन? एनएसई और बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दो एक्सचेंज है, इनका काम होता है किसी भी नई कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाना। इनका काम क्या होता है, एनएससी बीएससी का? किसी भी नई कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाना। और भी इनके काम होते हैं, बट उसको आगे समझते हैं, बट अभी के लिए इतना समझना, इसका काम क्या है, स्टॉक मार्केट में कोई भी नई कंपनी को लिस्ट करवाना। अभी बी ए कंपनी को क्या करना है, ए पर्सन ने, जिसकी कंपनी को क्या करना है अभी, स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना है। क्यों? क्योंकि उनको कैपिटल की नीड है। तो 20% का जो ओनरशिप है वो ए पर्सन क्या करता है, एनएससी बीएससी के पास आके बेच देता है। मतलब कितना, 20 सीआर। बिकॉज ऑफ क्यों, इसकी कंपनी की वर्थ कितनी है, 100 करोड़। अभी एक सेकेंड, सॉरी, इसको कितना चाहिए था, 100 करोड़। 100 करोड़ मतलब 100 करोड़ अगर 20% है, तो इसकी कंपनी की वैल्यू क्या होगी, अप्रोक्स 500 करोड़। ठीक है? तो ये क्या करेगा, 100 करोड़ के शेयर्स बेच देगा, मतलब 20% के। ठीक है? अभी 20% के अगर शेयर बेच रहा है, मतलब अप्रोक्स 100 करोड़ के ये शेयर बेच रहा है पब्लिकली, तो 100 करोड़ कोई एक साथ बाय कर सकता है क्या, 100 करोड़ के शेयर्स? पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। तो यहाँ पे होता क्या है, एनएससी बीएससी ना क्या करते हैं, ये जो शेयर्स होते हैं ना, इनको टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। अभी 100 करोड़ है, तो 100 करोड़ के 1 करोड़ टुकड़े कर देंगे। क्या कर देंगे, 1 करोड़ टुकड़े। मतलब क्या होगा, इफ अगर 100 करोड़ के अगर 1 करोड़ अगर टुकड़े कर दिए जाएंगे, तो होगा क्या, एक शेयर की प्राइस क्या होगी, एक टुकड़े की प्राइस क्या बनेगी, 100 करोड़, 1 करोड़ अगर टुकड़े कर देंगे तो एक टुकड़े की प्राइस बनेगी 100 रुपए। तो इसको हम, एक टुकड़े को हम एक शेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक शेयर। क्या बोलते हैं, एक शेयर। तो अभी ये जो पैसा है 100 करोड़ किसके पास चले जाएंगे, ओनर के पास। और उस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग है, मतलब ये जो 20% के शेयर्स है, वो किसके पास आएंगे, जो भी ये पर्सन है जो भी इसको परचेस करेंगे उनके पास। ठीक है, क्लियर हुआ? आपको ये पता चला किस तरीके से कंपनी शेयर मार्केट में आ रही है? एवरीवन, सभी लोगों को पता चला किस तरीके से हाँ कंपनी सर। शेयर मार्केट में आएगी? मेरे को थोड़ा सा तो समझ में आया, पर मेरे को हल्का सा मैं दोबारा क्वेश्चन डाउट करना चाहूंगा आपसे। हाँ, बोलो बोलो। सर जैसे कि जो कंपनी है, जैसे कोई ऑनर है, जैसे कि कोई बीएमडब्ल्यू का ऑनर है, हम्म। उसे उसे आज पता है कि मेरा जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ का है। हम्म। तो मतलब उसके पास 100 करोड़ का इनकम है आज के टाइम पे, बट उसको हम्म। फ्यूचर का नहीं पता हम्म। है, इन द सेंस। तो हाँ। वो एनएससी एंड बीएससी इनके पास आता है, आने के बाद हम्म। वो अपने आप को रजिस्टर्ड कराता है स्टॉक के अंदर। हम्म। ठीक है। पर सब जब उसने हाँ। अपने आप को रजिस्टर्ड कराया, कराने के बाद उसका जो प्राइस रेंज है, मतलब वो हम्म। मतलब ये जो एनएससी या बीएससी को वो उसको फंड देगा क्या इस चीज के लिए, अपने 100 करोड़ में से नहीं जो नहीं उसके नहीं पास नहीं प्रॉफिट नहीं है? नहीं। नहीं नहीं नहीं। देखो एक्चुअल में, देखो किस तरीके से होता है, मान के चलो अभी मेरा बिजनेस है, मैं मेरा फोन मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, या फिर ठीक कुछ है। भी मैन्युफैक्चरिंग का मेरा एक बिजनेस है, मेरा फोन मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। मेरा बिजनेस सिर्फ लोकल एरियाज में चल रहा है, मतलब मान के चलो मैं इंडिया में बिजनेस कर रहा हूँ, बट अभी मुझे ना मेरा बिजनेस डिस्ट्रीब्यूट करना है ऑल ओवर द वर्ल्ड। मेरी जो फोन की ठीक है। कंपनी है उसको मुझे ऑल ओवर द वर्ल्ड लेके जाना है। तो मुझे क्या करना होगा, हर एक स्टेट, हर एक कंट्री में मुझे एक मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन करना होगा, या फिर एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगेगा, और मुझे
डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा या फिर असेंबल करने के लिए हर एक कंट्री में मुझे एक प्लांट ओपन करना पड़ेगा, और वहां से मुझे नजदीक होगा हर एक जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो उसके लिए मुझे क्या लगेगा, कैपिटल। अभी इंडिया में कर रहा हूँ तो मेरे पास डेफिनेटली कैपिटल होगा। और एनएससी बीएससी के पास मैं चला जाता हूँ कि मेरी जो कंपनी है, जो मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसको मुझे पब्लिक लिमिटेड करना है। पब्लिक लिमिटेड करना है मतलब क्या, मेरे जो शेयर्स है उसको मुझे पब्लिकली बेचना है। तो मैं एनएससी बीएससी के पास चला जाता हूँ। एनएससी बीएससी मेरे बारे में पूरा स्टडी करते पहले, देखते हैं कि प्रॉपर ये जो बिजनेस कर रही है पर्सन, वो एक्चुअल में किस तरीके से वर्क हो रहा है। इसके पास कैश फ्लोज क्या है, इसके पास एसेट्स क्या है, इसकी लाइबिलिटीज क्या है। इसके अगर एसेट्स अगर मैच नहीं हो रहे हैं इसके सेल्स से, अगर सेल्स मैच नहीं हो रहा है इसके प्रॉफिट से, तो डेफिनेटली एनएससी मुझे अलाउटमेंट नहीं देगी। एनएससी मुझे अलाउ नहीं करेगी मेरे शेयर्स को, मेरे कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट होने के लिए। एनएससी के क्राइटेरियाज होते हैं काफी सारे, उसमें भी हम फिट होने चाहिए। ठीक है, तभी एनएससी क्या करेगी। अभी देखो मैं एनएससी के पास जा रहा हूँ, मतलब डेफिनेटली मेरा बिजनेस भी उस लेवल का होगा, स्केल अप होगा मेरा बिजनेस, है ना। एक 500-600 करोड़ से भी ज्यादा का टर्नओवर होता है जो भी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होने के लिए एनएससी बीएससी के पास चली जाती है। अभी एनएससी बीएससी क्या करती है, देखो एक टाइम पे मुझे अगर 100 करोड़ की नीड है, तो एक पर्सन तो 100 करोड़ नहीं दे पाएगा। तो एनएससी बीएससी क्या करती है, उनके लॉट साइजेस होते हैं। मतलब हर एक कंपनी का मान के चलो 100 करोड़ का आईपीओ आ रहा है, मतलब 100 करोड़ की उनको क्या चाहिए, पैसे चाहिए 100 करोड़। तो होता क्या है, एक पर्सन तो 100 करोड़ नहीं दे पाता, तो एनएससी बीएससी ना जो 100 करोड़ है उसके छोटे छोटे टुकड़ों में उसको डिवाइड कर देता है, उसके छोटे छोटे हिस्से कर देता है। तो छोटे छोटे हिस्से मान के चलो 100 रुपए का एक हिस्सा हुआ या फिर 200 रुपए का, तो उसको हम एक शेयर बोलते हैं। तो जब भी हम शेयर परचेस करते हैं ना फर्स्ट टाइम, तो वो एक एक दो दो शेयर भी परचेस नहीं किए जाते हैं, वो लॉट्स में परचेस किए जाते हैं। अप्रोक्स 10 शेयर हो सकते हैं, 20 शेयर हो सकते हैं, अप्रोक्स 40,000 to 50,000 के रेंज में जितने भी शेयर्स आ जाते हैं। मतलब 1,000 रुपए का अगर शेयर रहेगा तो 14 शेयर आएंगे, 500 का होगा तो 30 शेयर आएंगे, अगर 100 रुपए का होगा तो अप्रोक्स 140 शेयर आएंगे। इस तरीके से उसका कैलकुलेशन होता है, इसको हम आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और वो टाइम पे जो भी इन्वेस्टर्स है जिनको अच्छा लगता है कि हाँ ये बेटर कंपनी, अभी जैसे डोम्स का आईपीओ आया था। अभी आपको पता होगा बोट, हाँ ना, बोट पता है ना, जो कि कॉर्ड्स वगैरह मैन्युफैक्चर, अमन गुप्ता जी की यस कंपनी है। सर। हाँ, तो यस। उसके भी आईपीओज आने वाले, काफी सारे आईपीओज मतलब कंटिन्यूसली आते रहते हैं। तो आप उसका स्टडी करते हो, पहले देखते हो, इफ अगर बेटर लगती है कंपनी तभी आप उसमें इन्वेस्ट करते हो, अदरवाइज आप उसमें इन्वेस्ट नहीं करते। ठीक है। तो सिंपली इसी तरीके से प्रोसेस होता है किसी भी कंपनी को जब स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना होता है। ठीक है। तो एनएससी बीएससी के पास जाती है और वहां पे शेयर जो है वो लिस्ट होते हैं। और एनएससी बीएससी का सेकंड काम होता है, जो भी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है ना, उसको ट्रेडिंग के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। ट्रेडिंग के लिए प्लेटफॉर्म मतलब क्या, अभी देखो जितनी भी कंपनी शेयर मार्केट में आई, अभी देखो मैंने शेयर परचेस कर लिए, मुझे अलाउड हुआ शेयर, मैंने आईपीओ लगाया, आईपीओ में मुझे शेयर मिला। तो ऐसा है क्या मैं उसको लाइफ लाइफ टाइम होल्ड करूंगा, डेफिनेटली नहीं। मुझे कल लग सकता है मुझे इसको सेल करना है, तो कल जाके मैं सेल कहाँ पे करूंगा। तो एनएससी और बीएससी का काम ही ये होता है, इसका नाम में ही देखो क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक को एक्सचेंज करना। इसका नाम क्या है, स्टॉक एक्सचेंज। मतलब यहाँ पे होगा क्या, स्टॉक्स को एक्सचेंज किया जाएगा। इफ अगर किसी भी पर्सन को अगर बाय करना होगा तो वो कहाँ पे आएगा, एनएससी के बी एनएससी बीएससी के पास। इफ अगर किसी पर्सन को सेल करना होगा तो वो कहाँ पे आएगा, एनएससी बीएससी के पास। मतलब इफ किसी भी पर्सन को सेल और बाय करना होता है ना स्टॉक्स को, तो वो कहाँ पे आता है, एनएससी और बीएससी के पास। अभी ये डायरेक्टली हम एनएससी बीएससी के पास नहीं जाते, इनके ऑथोराइज ब्रोकर्स होते हैं, जैसे कि एंजल वन है और काफी सारे ब्रोकर्स है मार्केट में। तो आप क्या करते हो, उनके पास जाते हो और वहीं से आपके ऑर्डर्स क्या करते हो, पंच करते हो। ठीक है, क्लियर हुआ। ओके सर। यस ओके सर। ठीक है, चलो तो चलते हैं हम। स्क्रीन विजिबल हो रही है कि नहीं बता देना बस मुझे। स्क्रीन शेयर हो हो रहा रहा है है, ना। हो रहा है सर, हो रहा ओके ठीक है, चलो जस्ट 1 सेकेंड। देखो तो अभी हम समझते हैं एनएससी और बीएससी के बारे में। इसके नाम में ही छुपा हुआ है स्टॉक एक्सचेंज। ये क्या करते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक को एक्सचेंज करते हैं। इनका काम क्या होता है, बायर और सेलर के बीच में एक मार्केट क्रिएट करना। मतलब इफ देखो अगर आपको वेजिटेबल परचेस करना होता है आप कहाँ पे जाते हो, सब्जी मंडी। वैसे ही सेम अगर आपको शेयर परचेस करना होता है तो आप कहाँ पे आते हो, एनएससी और बीएससी के पास। बट आप डायरेक्टली इनसे
आप शेयर बाय और सेल नहीं कर सकते, इनके पास ब्रोकर्स होते हैं, और आपको ना इन ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना होता है, और उसी से आप क्या करते हो, बाइंग और सेलिंग करते हो। ठीक है, जो एनएसई है ना, वो इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? एनएसई। और बीएसई ऐसे जो है वो, बीएसई जो बॉम्बे है वो, एक्सचेंज, हाँ बोलो बोलो। बॉम्बे स्टॉक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना, वो पूरे एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है एशिया का? पूरे, मैं इंडिया का नहीं बोल रहा, पूरे एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बीएसई। और एनएसई जो है वो इंडिया का भी सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। काफी शेयर जो अभी लिस्टेड होते हैं वो ज्यादा करके एनएसई में होते हैं, और बीएसई में तो डेफिनेटली होते ही है। ठीक है, चलो थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। सभी लोगों को समझा? एक पर्सन जो कि अपनी कंपनीज को क्या करना चाहता था, ग्रो करना चाहता था, इसलिए उसने क्या किया, अपने कंपनी के जो शेयर है उसको पब्लिकली बेच दिया। किसके पास आके? एनएससी बीएससी के पास आके। तो यहाँ पे ना हमने दो तीन चीजें देखी, जैसे एनएससी बीएससी देखा, उसके बाद यहाँ पे एक इन्वेस्टर देखा जो कि इस कंपनी के शेयर्स परचेस करेगा, और उसके बाद एक कंपनी देखी। तो यहाँ पे हमने ना चार चीजें देखी। एक तो है एनएससी बीएससी, उसके बाद देखा हमने इन्वेस्टर, उसके बाद हमने देखी एक कंपनी। तो देखो यहाँ पे ना, देखो मार्केट है, मार्केट में अभी फ्रॉड होने के चांसेस जीरो है, बट कभी भी अगर किसी के साथ मार्केट में फ्रॉड होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? मार्केट के कुछ रूल्स भी होने चाहिए ना। अभी एनएससी बीएससी कंपनी के साथ फ्रॉड कर दे, कंपनी कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन एनएससी बीएससी को प्रोवाइड करे, एनएससी बीएससी जो इन्वेस्टर्स आए हुए हैं उनसे पैसे ले 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 और शेयर्स ही नहीं दिए, ये सारी चीजें हो सकती है ना मार्केट में। तो ये सारी चीजें मार्केट में कभी होनी नहीं चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेबी की शुरुआत की। सेबी मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या क्या बोलते हैं हम इसे? एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये करते क्या है? ये रूल्स बनाते हैं। ये क्या करते हैं? रूल्स बनाते हैं। किसके लिए? एनएससी बीएससी के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, कंपनीज के लिए, एडवाइजरी फर्म्स के लिए, और खुद के लिए भी। और खुद के लिए भी क्या बनाते हैं? रूल्स। और हर एक पर्सन को सेबी की गाइडलाइन से बाहर नहीं जाना होता। जो भी सेबी की गाइडलाइंस है उसको हर एक पर्सन को फॉलो करना होता है, चाहे वो एनएससी बीएससी हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे वो खुद सेबी हो। हर एक पर्सन सेबी के रूल्स के हिसाब से ही चलेगा। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं सीडीएसएल और एनएसडीएल। सीडीएसएल और एनएसडीएल, तो ये सीडीएसएल और एनएसडीएल है क्या? तो ये दोनों ना डिपॉजिटरीज है। ये क्या है? डिपॉजिटरीज। डिपॉजिटरीज मतलब क्या? देखो, अभी एनएससी बीएससी इतना बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें ना एनएससी बीएससी में, अभी एनएससी में अप्रोक्स 6,000 प्लस कंपनीज लिस्टेड है। कितनी? 6,000 प्लस। बीएससी सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, तो यहाँ पे 30,000 से भी ज्यादा कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो अभी इतनी सारी कंपनीज है, अप्रोक्स 30-35 हजार कंपनीज है। उसके बाद इन कंपनीज के कितने सारे शेयर्स होंगे? अप्रोक्स अगर हर एक कंपनी के 1-1 करोड़ शेयर्स मान ले, तो भी 36,000 करोड़ शेयर्स है। तो इतने सारे शेयर्स रखेंगे कहाँ पे? ये सारे जो शेयर्स है वो रखे कहाँ पे जाएंगे? तो ऐसा समझना, ये एक गोडाउन है। ये क्या है? गोडाउन है जहाँ पे शेयर्स रखे जाते हैं। अब ये सारी चीजें डिजिटलाइज होती है, एक गोडाउन नहीं होता। ये सारी चीजें जो है वो डिजिटलाइज होती है। बट ये क्या है? डिपॉजिटरीज है, जहाँ पे क्या होता है, हर एक शेयर को स्टोर किया जाता है। मतलब इनके पास क्या होते हैं, सारे स्टॉक्स जो है वो यहाँ पे क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। किसके पास? सीडीएसएल और एनएसडीएल के पास। किसके पास? सीडीएसएल और एनएसडीएल के पास। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? तो जी। चलो ये हम ना एक साइकिल देखते हैं, एक बायर और सेलर का साइकिल किस तरीके से चलता है। देखो यहाँ पे ना एक बायर है और यहाँ पे एक सेलर है। अब ये बायर जो है वो इसको टाटा मोटर्स का शेयर जो है वो 500 रुपए पे परचेस करना है, और सेम सेलर को टाटा मोटर्स का शेयर जो है 500 रुपए पे सेल करना है। ठीक है, अबे सेलर सेल क्यों करेगा? बिकॉज उसको ऐसा लग रहा है मुझे प्रॉफिट हुआ, इनफ है, मैंने 200 रुपए बाय किया था, अभी मुझे पर शेयर 300 का प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है अभी मैं सेल कर देता हूँ। और जो बाय कर रहा है, और जो पर्सन बाय कर रहा है वो क्या सोच रहा होगा कि अभी 500 रुपए पे शेयर है, मैं इसको अभी बाय करता हूँ, जब 700-800 चला जाएगा तो मैं इसको सेल कर दूंगा। मतलब दोनों के अलग अलग माइंडसेट है, अलग दोनों के मेंटेलिटी है। ठीक है,
तो अभी इसको बाय करना है, इसको सेल करना है, तो ये एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, सेल कर सकते हैं, सेल करेंगे, बाय करेंगे, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो इनको ना एक पूरा प्रोसेस होता है जिसको फॉलो करना होता है। तो प्रोसेस देखो किस तरीके से होता है। आपके पास ना सभी ने डीमैट अकाउंट ओपन किया होगा एंजल वन के पास, तो आप किसके पास चले जाओगे, एंजल वन के पास। मतलब आप क्या करोगे, पहले ऐप ओपन करोगे, वैसे सेलर भी अपना ऐप ओपन करेगा एंजल वन का। तो ये दोनों किसके पास आ गए, एंजल वन के पास। अभी एंजल वन में आप क्या करोगे, 500 रुपए पे टाटा मोटर्स का शेयर का 500 रुपए बाइंग ऑर्डर लगाओगे, मतलब 500 रुपए बाय करोगे। वहां पे सेलर जो है वो क्या करेगा, 500 रुपए पे सेल करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे एंजल वन को पता चला कि एक 500 रुपए बायर है, 500 रुपए सेलर है। बट ये एक दूसरे के साथ डायरेक्ट ये करेंगे क्या, शेयर को एक्सचेंज नहीं। तो ये इसके बाद क्या होता है, ये चले जाते हैं एनएससी और बीएससी के पास, एनएससी और एनएससी बीएससी के पास। किसके पास, एनएससी और बीएससी के पास। तो एनएससी बीएससी क्या करता है, वो देखते हैं कि कौन बायर है और कौन सेलर है। बायर 500 रुपये पे बायर मिला, 500 रुपये पे सेलर मिला, ऑर्डर मैच हो गई, मतलब बायर और सेलर मिल गए यहाँ पे। तो एनएससी बीएससी क्या करता है, सीडीएसएल को बताता है, किसको, सीडीएसएल, एनएसडीएल, इनको क्या करता है, इन्फॉर्म करता है कि आप क्या करना, जो सेलर है उसके अकाउंट का शेयर जो है वो बायर को दे देना, और बायर के अकाउंट के पैसे जो है वो सेलर को दे देना। अभी ये इतना बड़ा प्रोसेस होता है। मतलब आपने एंजल वन में ऑर्डर डाला, एंजल वन में बाई का ऑर्डर डाला, एंजल वन ने एनएससीबीएससी को बताया, एनएससीबीएससी ने सीडीएसएल एनएसडीएल को बताया, सीडीएसएल एनएसडीएल ने फिर ये सारी जो प्रोसेस है वो की। यहाँ पे भी सेम, इसने इसको बताया, इसने इसको बताया, यहाँ पे इधर तक इंफॉर्मेशन आ गई, यहाँ पे आने के बाद एग्जीक्यूट हो गई, और फिर से बायर को शेयर मिला और सेलर को पैसे चले गए। बट ये जितनी प्रोसेस बड़ी दिखती है, इस प्रोसेस को होने में इतना टाइम नहीं लगता। ये जो प्रोसेस हो विद इन सेकेंड्स हो जाती है, विद इन सेकेंड्स। मतलब सिर्फ एक एक सेकंड में ये सारी प्रोसेस जो है हो जाती है, सिर्फ सेकंड में। इफ अगर आप सिर्फ बाय के ऊपर क्लिक भी करते हो ना, तो भी एक सेकंड में आपके डिमांड में शेयर आ जाते हैं और आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, एक सेकंड में। बट उसके पीछे ये जो सारा प्रोसेस है वो चलता है। बट अभी सिस्टम इतना स्ट्रांग हो चुका है कि ये सारी चीजें होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को, सभी को पता चला किस तरीके से ये सारी चीजें वर्क हो रही है, किस तरीके से ये सारा प्रोसेस बन रहा है, हो रहा है। क्लियर हुआ सभी को। जी। यस सर, यस सर। ओके। जो भी चीजें हमने देखी है इसमें कोई डाउट नहीं है ना किसी को, तो फिर हम आगे और बढ़ सकते हैं। क्लियर हुआ ना सभी लोगों को, हर एक कॉन्सेप्ट। तो हम आगे बढ़ेंगे, किसी को कोई डाउट नहीं है ना। देखो सिंपल चीज है, जिस भी पर्सन को स्टॉक मार्केट में अपनी कंपनी लिस्ट करनी होती है वो एनएससी बीएससी के पास आता है, अपनी कंपनीज के डिटेल्स दे देता है। एनएससी बीएससी इन्वेस्टर्स को दे देती है। जिन भी इन्वेस्टर को अच्छा लगता है कंपनी के बारे में, वो इन्वेस्टर क्या करते हैं, कंपनी के शेयर्स परचेस कर लेते हैं। और फर्स्ट टाइम जो भी कंपनी स्टॉक मार्केट में आती है उसको हम क्या बोलते हैं, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। क्या बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, सिंपल इतना ही है। इफ अगर मुझे शेयर बाय करना होगा तो मैं कहाँ पे जाता हूँ, एंजल वन के पास। एंजल वन मेरी ऑर्डर जो है किसको बताता है, एनएससी बीएससी को। एनएससी बीएससी क्या करता है, जो सीडीएसएल है उनको बताता है कि इस बायर, एक बायर है जिसको 500 रुपए पे शेयर बाय करना है, तो कोई सेलर देखो, उसको मैच करो और ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करो। सिंपल इतना चीज होती है। तो थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं म्यूचुअल फंड्स और एसआईपीस के बारे में। चलो, तो यहाँ पे देखते हैं एक्चुअल में म्यूचुअल फंड्स। जस्ट वन सेकेंड। चलो, तो हम देखेंगे यहाँ पे एक्चुअल में म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी किस तरीके से क्या होती है। म्यूचुअल फंड सुना है सभी ने, म्यूचुअल फंड सुना है आपने। यस सर, यस सर। ओके, एडवर्टाइजिंग्स वगैरह पे आपने काफी बार देखा होगा म्यूचुअल फंड के बारे में। देखो म्यूचुअल फंड मतलब होता क्या है, देखो एक्चुअल में ना यहाँ पे ए पर्सन है, ए पर्सन है और यहाँ पे बी पर्सन है। अभी आप है ना एक ए पर्सन हो जो कि स्टॉक मार्केट के बारे में जानोगे। ठीक है, मतलब जिनको पता होगा। देखो आपका जब लेक्चर खत्म होगा, सारी चीजें आप अंडरस्टैंड करोगे, सारी चीजें सीखोगे, फंडामेंटल और टेक्निकल, तो आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएगी मार्केट के बारे में। आप समझ पाओगे कि मार्केट क्या होता है, किस तरीके इसको अंडरस्टैंड करना होता है, किस तरीके से ट्रेड्स लेने होते हैं, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी होती है। बट ये जो बी पर्सन है, इसको मार्केट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। बट इसको इतना पता है कि शेयर मार्केट में अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो इन फ्यूचर मेरा
पैसा बढ़ेगा। तो ये 20% क्या करता है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है। क्या करता है, म्यूचुअल फंड्स में। अब ये म्यूचुअल फंड होते क्या है, तो म्यूचुअल फंड के पास ना फंड मैनेजर होते हैं। और ये म्यूचुअल फंड करता क्या है, देखो इनके पास ना जो फंड मैनेजर होते हैं ना, उनको प्रॉपर एक्सपीरियंस होता है मार्केट का, और ये शेयर को सिलेक्ट करते हैं कि कौन से शेयर में इन्वेस्ट करना है, कौन सी कंपनी बेटर है, कौन सा स्टॉक को परचेस कब करना है, कब सेल करना है, ये कौन करता है डिसाइड, म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर होगा वो। और जो म्यूचुअल फंड होता है वो 20% जो है ऐसे लोगों से फंड कलेक्ट करता है। मतलब अभी 20% जो है, वैसे मान के चलो अभी 1000 लोग हैं जिनको मार्केट के बारे में पता नहीं है, या फिर उनको टाइम नहीं है फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए, टेक्निकली चीजों को देखने के लिए। तो अभी 1000 लोग हैं, तो 1000 लोगों से 1-1 लाख रुपए ले लेते हैं। क्या करते हैं, 1-1 लाख रुपए ले लेते हैं। वो मतलब डिपेंड करता है कौन पर्सन कितना इन्वेस्ट करना चाहता है। एग्जाम्पल के लिए मैं 1-1 लाख बोल रहा हूँ। अभी 1000 पर्सन हो गए तो अप्रोक्स 10 करोड़ रुपीज हो जाएंगे। ठीक है, तो 10 करोड़, जो 10 करोड़ इनके पास आ चुके हैं, वो फंड मैनेजर क्या करेगा, प्रॉपर हर एक जगह पे अच्छी तरीके से रिसर्च करके इन्वेस्ट करेगा। मान के चलो अभी इन्होंने 20 कंपनीज में क्या किया, 20 कंपनीज में इन्वेस्ट किया। अगर ये 20 कंपनीज अब चली जाती है, प्रॉफिट्स बनाती है, तो म्यूचुअल फंड का प्राइस क्या होगा, अब जाएगा। तो म्यूचुअल फंड का अगर प्राइस बढ़ रहा है तो आप ही ने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपके भी पैसे क्या होंगे, बढ़ेंगे। ठीक है, म्यूचुअल फंड सिंपल इतना होता है कि जिन भी पर्सन को नॉलेज नहीं होता वो फंड हाउसेस के पास पैसे देते हैं, और फंड हाउसेस के पास ना एनालाइजर होते हैं जो कि मार्केट को एनालाइज करते हैं, मार्केट में रिसर्च करते हैं, और अच्छी जगह पे आपका पैसा क्या कहते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो बेटर है, इफ आप म्यूचुअल फंड कर रहे हो तो भी बेटर है। बट आप खुद से सारी चीजें सीख के, अगर फंडामेंटल एनालिसिस सीख लिया, टेक्निकल एनालिसिस सीख लिए, तो आपको फंड हाउसेस के पास भी पैसे देने की इतनी जरूरत नहीं है। आप खुद का पैसा, खुद का पोर्टफोलियो खुद मैनेज कर सकते हो। ठीक है, समझा सभी लोगों को यस सर। क्या होते हैं म्यूचुअल फंड्स। ओके, किसी को डाउट है कुछ। देखो आज का फर्स्ट लेक्चर है, तो फर्स्ट लेक्चर में सिर्फ हम एक इंट्रोडक्शन ही लेते हैं। बट यहाँ से आगे जो भी लेक्चर्स होंगे ना, उसमें काफी हद तक अच्छी चीजें आप क्लियर कर पाओगे। ठीक है, मतलब बहुत बेटर हम उसमें अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर के लिए हम एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था, जिसमें मैं आपको बस एक इंट्रोड्यूस कर देना चाहता था मार्केट के बारे में। और जो कल से लेक्चर होंगे उसमें फंडामेंटल एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है, टेक्निकल एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है, इफ अगर आपको और भी अगर डीप में सारी चीजें देखनी है तो डेफिनेटली हम उसमें कवर अप करेंगे। ठीक है, किसी का आज के लेक्चर में जो भी चीजें सीखी है उसमें कोई डाउट है क्या, इंद्रमान जी आपका, नीतीश जी आपका कोई डाउट है। सर आप डाउट बोलो। तो नहीं है, बट कल हम जब पर्सनली फंडामेंटल के बारे में और अच्छे से जब आप बताओगे ना पर्सनली एक टॉपिक में, तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया है, बट डीपली हम जब पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। डेफिनेटली डेफिनेटली, जब आप ना प्रैक्टिकली वो सारी चीजें देखोगे और प्रैक्टिकली खुद करोगे ना, तो बहुत बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे वो चीज को। और ये मार्केट जो है ना, वो खुद से ज्यादा मतलब एक्सप्लोर करने जैसा है। मतलब देखो मेरा सिखाने का काम है, मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूंगा, बट उसको एज लाना, मतलब उसमें एक्यूरेसी बढ़ाना आपका काम है। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, मतलब बिल्कुल सर। अगर अंबानी भी बता दिया ना आपको कि ये चीजें फॉलो करो, इससे करोड़पति बना जाएगा, बट वो अंबानी बताने के बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उस चीज को किस तरीके से फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो एडवाइस कौन कर रहा है, इससे ये बेटर होता है कि आप क्या कर रहे हो। इफ अगर आप अच्छी तरीके से करोगे ना, डेफिनेटली मार्केट में इतना पोटेंशियल है ना, बहुत बेटर पोटेंशियल है, जो कि आपको अच्छा रिटर्न्स जनरेट करवा के दे सकता है मार्केट। ठीक है, यस सर। क्लियर। चलो फिर ठीक है, आज का एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था, कल से टाइम पे आ जाना। एग्जैक्ट 7:15 या फिर 7:20 तक ज्वाइन कर लेना लेक्चर। 7:30 को एग्जैक्ट लेक्चर स्टार्ट होंगे, बिकॉज लेक्चर थोड़े लेंदी होते हैं। फर्स्ट लेक्चर अपना थोड़ा सा छोटा होता है, बट बाकी के लेक्चर जो होते हैं थोड़े लेंदी होते हैं, तो आपको कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए लेट तक रुकने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए टाइम पे आ जाना, 7:30 बजे एग्जैक्ट लेक्चर स्टार्ट होंगे। ठीक है, डन चलो सर फिर डन। सभी लोग एग्जिट कर लेना। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय एवरीवन।